हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जो समझा रहा था उसकी आवाज़ से उसका हृदय डोल उठता था। लंबी सांसों से बिखरे बाल उड़ उड़कर सारे चेहरे पर बिखर गए थे। हाथों हाथों से टकराकर उसकी देह को रोमांचित किए दे रहे थे। भला यह देखने से उसे क्या सरोकार था कि जीवाणु की स्वच्छ देह के भीतर क्या है क्या नहीं, कौन मलेरिया से गांव उजड़ रहा है और कौन तपेदिक से घर सूने कर रहा है। इसकी जानकारी से भी उसको क्या लाभ। जान लेने पर भी या वह उनका निवारण नहीं कर सकेगी। वह तो डॉक्टर नहीं है। लगभग 10 मिनट तक माथापच्ची और बकझक करने के बाद नरेंद्र झल्लाकर उठ बैठा। बोला, यह आपका काम नहीं है। मैंने जीवन में ऐसी मोटी बुद्धि नहीं देखी। विजया किसी प्रकार हंसी दबाकर बोली, मोटी बुद्धि मेरी है या आप समझा नहीं पा रहे। अपनी कड़ी बात से मन ही मन लज्जित होकर नरेंद्र ने कहा, और कैसे समझाऊं बताइए। वास्तव में आपकी बुद्धि मोटी नहीं है, लेकिन लगता है आप मन नहीं लगा रही हैं। मैं तो बकवास करके मर रहा हूँ और आप झूठ मूठ आँख लगाए मुंह नीचा किए सिर्फ हंस रही हैं। किसने कहा मैं हंसती हूँ? मैं कहता हूँ आपकी भूल है। मेरी भूल? अच्छा, मान लिया, लेकिन यंत्र तो भूल नहीं है। फिर आप क्यों नहीं देख पाती? इसलिए कि आपका यंत्र खराब है। नरेंद्र चकित होकर बोला, खराब है? आप नहीं जानती कि इस प्रकार शक्तिशाली माइक्रोस्कोप इस देश में अधिक से लोगों के पास नहीं है। इसमें इतना साफ दिखता है। यह कहकर और फिर अपनी आंख से एक बार जांच लेने के लिए वह जैसे ही नीचे की ओर झुका, उसका सिर विजया के सिर से टकरा गया। कहकर विजया सिर दबाकर हाथ से सहलाने लगी। नरेंद्र हड़बड़ाकर कुछ कहना ही चाहता था कि उसने खिलखिलाकर कहा, सिर टकरा देने से क्या होता है जानते हैं? सींग निकल आते हैं। नरेंद्र हंस पड़ा। निकलते हो तो आपके सिर से ही निकलना उचित है। आपके इस पुराने टूटे यंत्र को मैंने अच्छा नहीं कहा, इसलिए मेरा सिर सींग निकलने योग्य हो गया। नरेंद्र हंसा तो लेकिन उदास हो गया। गर्दन हिलाकर बोला, साफ कहता हूँ यंत्र टूटा नहीं है। मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए आपको संदेह हो रहा है कि मैं ठग कर रुपए लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप बाद में देखिएगा। विजया ने कहा, बाद में देखकर क्या करूँगी? उस समय मैं आपको कहाँ पाऊँगी? नरेंद्र ने लंबी कटुता से कहा, तो आपने क्यों कहा कि आप लेंगी? मुझे बेकार ही परेशान किया। विजया गंभीर स्वर में बोली, उस समय आपने क्यों नहीं बताया कि यह टूटा हुआ है? नरेंद्र झल्ला उठा, मैं 100 बार कह चुका हूँ कि टूटा नहीं है, फिर भी आप कहे जा रही हैं कि टूटा है। क्रोध पर काबू ना पाकर वह खड़ा हो गया। अच्छा, यही ठीक है, यह टूटा ही सही। मैं बहस नहीं करना चाहता। आपने मेरा केवल इतना ही नुकसान किया है कि अब कल मैं नहीं जा सकूँगा। सब लोग आपके समान अंधे नहीं हैं। कलकत्ता में आसानी से बेच दूँगा। अच्छा, चल दिया, कहकर वह यंत्र को बक्सा में रखने लगा। विजया गंभीर स्वर में बोली, इस समय कैसे जाइएगा? अब तो खाना खाकर ही जा सकेंगे। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? नरेंद्र ने उसकी ओर देखकर कहा, आप तो मन ही मन हंस रही हैं। क्या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? कल जब खाने के लिए कहा था तब क्या मैंने मजाक किया था? आपको खाकर ही जाना होगा। ज़रा सा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर विजया हंसी दबाए सारे कमरे में अपने सौंदर्य की तरंग प्रवाहित करती हुई बाहर चली गई। लगभग 5 मिनट के बाद ही वह अपने हाथ में भोजन का थाल और नौकर के हाथ में चाय का सामान लिए लौट आई। तिपाई खाली देखकर बोली, इतनी देर में आपने उसे बंद कर रखा दिया था। आपका क्रोध कम नहीं है। नरेंद्र ने उदास स्वर में कहा, आप नहीं लेंगी, इसमें क्रोध की क्या बात है? लेकिन सोचकर तो देखिए, इतनी भारी चीज़ इतनी दूर लाद कर लाने और ले जाने में कितनी तकलीफ होती है। थाली मेज पर रख कर विजया बोली, यह तकलीफ आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए की है। खाना खाइए, मैं चाय तैयार कर दूँ। नरेंद्र चुपचाप बैठा रहा। मैं ले लूँगी, आपको लाद कर नहीं ले जाना पड़ेगा। आप खाना तो शुरू कीजिए। नरेंद्र स्वयं को अपमानित समझकर बोला, आपसे दया करने का अनुरोध तो मैंने नहीं किया, लेकिन उस दिन तो किया था जिस दिन आप मामा की ओर से बात करने आए थे। वह दूसरे के लिए था, अपने लिए नहीं। यह अभ्यास मुझे नहीं है। बात कहाँ तक सच है विद्या से छिपी नहीं रही, इसलिए उसका मन करहा उठा। बोली, जो भी हो, आपको वापस नहीं ले जाना पड़ेगा, यह यहीं रहेगा। खाना शुरू कीजिए। नरेंद्र ने संदिग्ध स्वर में कहा, इसका मतलब कुछ तो है ही। उत्तर सुनकर नरेंद्र पल भर स्तब्ध हो गया। फिर जैसे मन ही मन कारण जानकर कुछ बोला, वह क्या है?
सो मैं आपसे साफ साफ सुनना चाहता हूँ, क्या इसे खरीदने के बहाने मंगा कर अपने पास रख लेना चाहती हैं? क्या पिताजी इसे भी गिरवी रख गए थे? तब तो लगता है अब मुझे भी रोक कर रख सकती हैं, कह सकती हैं कि पिताजी मुझे भी आपके पास गिरवी रख गए हैं। विजया का मुंह लाल हो उठा, गर्दन घुमाकर बोली, कालीपत तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा चाय ले आ। कालीपत चला गया। विजया चुपचाप चाय बनाने लगी और क्रोध के मारे नरेंद्र हांडी सा मुंह बनाए कुर्सी पर बैठा रहा। सृष्टि तत्व का जो अनजाना व्यापार है, उसके संबंध में विजया ने बड़े बड़े पंडितों से अनेक चर्चाएं और अन्वेषण सुने हैं, लेकिन उसका जो अंश जाना हुआ है वह कहाँ आरंभ हुआ, उसका कार्य क्या है, कैसी आकृति प्रकृति है, इतिहास क्या है, ऐसी दृढ़ और स्पष्ट भाषा में कहते हुए उसने कभी नहीं सुना। उसे याद नहीं, जिस यंत्र को अभी टूटा कहकर मजाक कर रही थी, उसी की सहायता से कैसे कैसे अपूर्व और अद्भुत व्यापार उसे दिखाई दिए। उस दुर्बल और पागल व्यक्ति जैसे व्यक्ति ने डॉक्टरी पास की है, उसे विश्वास नहीं होता। यही नहीं, जीवाणुओं के संबंध में उसके ज्ञान की गहराई, विश्वास की दृढ़ता और याद रखने की असाधारण सामर्थ्य को जानकर वह चकित रह गई। उसने यह भी देखा कि साधारण मनुष्यों की तरह उसे नाराज कर देना कितना आसान है। वह मुंह ताकती उसकी बातें सुनती रहती थी और उसके त्याग, सीधेपन, भद्रता की बात सोचकर स्नेह, श्रद्धा और भक्ति से विभोर हो रही थी। आप कुछ भी नहीं सुन रही हैं, नरेंद्र ने कहा। सुन तो रही हूँ। क्या सुन रही हैं बताइए? क्या एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया जाता है? नहीं, आप कुछ नहीं सीख सकेंगी। आपके जैसा नासमझ व्यक्ति मैंने इस जन्म में नहीं देखा। एक दिन में आदमी शायद सब कुछ सीख सकता है। क्या आपने भी एक ही दिन में सीख लिया था? नरेंद्र हो करके हंस पड़ा। आप तो 100 वर्ष में भी नहीं सीख सकेंगी, और फिर यह सब सिखाएगा कौन? विजया ने होंठ दबाकर हंसते हुए कहा। आप नहीं तो यह टूटा हुआ यंत्र लेगा कौन? नरेंद्र ने गंभीर होकर कहा। आपको ना तो इसे लेने की ज़रूरत है और ना मैं सिखा ही सकूँगा। तो फिर चित्र बनाना सिखा दीजिए, वह तो सीख सकूँगी। सो भी नहीं सीख सकेंगी, जिसे देखते देखते मनुष्य को नहाने खाने की भी सुध नहीं रहती। जब आप उसी में मन नहीं लगा सकें तो चित्र बनाने में कैसे मन लगा पाएंगी? फिर चित्र बनाना भी नहीं सीख सकूंगी। नहीं, विजया ने बनावटी गंभीरता से कहा। कुछ भी न सीख पाने पर तो सिर में सींग निकल ही आएंगे। उसके चेहरे के भाव और उसकी बात से नरेंद्र फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। बोला, आपके लिए यही उचित दंड होगा। विजया ने मुंह फेरकर हंसी छिपाकर कहा, ज़रूर। यह क्यों नहीं कहते कि आप में सिखाने की क्षमता नहीं है, लेकिन नौकर चाकर क्या कर रहे हैं? अभी तक रोशनी क्यों नहीं की? आप ज़रा बैठिए, मैं दिया जलाने को कह आऊँ। यह कहकर वह फुर्ती से उठी। उसने द्वार का पर्दा हटाया ही था कि अचानक इस तरह रुक गई जैसे भूत दिखाई दे गया हो। सामने ही बैठक के कमरे में 2 कुर्सियों पर दखल जमाए पिता पुत्र रास बिहारी और विलास बिहारी बैठे हैं। विलास के मुंह पर जैसे किसी ने काली स्याही फेर दी थी। विजया ने अपने आप को संभाल कर आगे बढ़कर पूछा, आप कब आए काका जी? मुझे आपने बुलाया क्यों नहीं? रास बिहारी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, लगभग आधा घंटा हो गया। तुम बातचीत में व्यस्त थी इसलिए नहीं बुलाया। यह शायद जगदीश का लड़का है। क्या चाहता है? विजया इतनी धीरे से बोली कि बगल के कमरे तक आवाज़ न जा सके। एक माइक्रोस्कोप बेचकर बर्मा जाना चाहते हैं, वही दिखा रहे थे। विलास गरज उठा। माइक्रोस्कोप ठगने के लिए उसे और कोई जगह नहीं मिली। रास बिहारी भर्त्सना के स्वर में बोले, ऐसी बात क्यों कहते हो विलास? हम लोग उसका उद्देश्य नहीं जानते। वह अच्छा भी तो हो सकता है। फिर विजया की ओर देखकर बोले, जो मालूम नहीं उसके बारे में कोई राय प्रकट करना मैं उचित नहीं समझता। उसका बुरा नहीं भी हो। क्या कहती हो बेटी? यह भी ठीक है कि जोर देकर कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वह चाहे जो भी हो, उसकी हमें ज़रूरत क्या है? दूरबीन होता तो शायद समय असमय दूरी उरी देखने में काम में भी आ सकता था। अरे कौन है? कालीपत उस कमरे में रोशनी करने जा रहा है। वहाँ बैठे हुए बाबू से कह देना कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, वह जा सकते हैं। विजया डरते डरते बोली, मैंने तो उनसे कह दिया कि मैं लूँगी। रास बिहारी ने आश्चर्य से कहा, क्यों लोगी? उसकी क्या आवश्यकता है? विजया चुप रही। रास बिहारी ने पूछा, कितनी कीमत मांगता है? 200 रुपये। रास बिहारी भुएं फैलाकर बोले, 200? 200 रुपये चाहता है? तब तो फिर विलास ने निहायत क्या कहते हो? विलास कॉलेज में उसने MA क्लास पढ़ते समय इन सब चीज़ों को काफ़ी देखा सुना, उल्टा पलटा है। 200 रुपया एक माइक्रोस्कोप की कीमत? कालीपत जा,
उनसे कह दे यह सब चालबाजी यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन जिससे कहना था वह तो अपने कानों से सब कुछ सुन रहा था। कालीपद को जाते देख विजया ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, तुम सिर्फ रोशनी करके चले आओ, जो कुछ कहना है मैं खुद कह दूंगी। विलास ने पिता से व्यंग भरे स्वर में कहा, बापूजी, बेकार ही अपना अपमान क्यों कराते हो? उन्हें शायद अभी कुछ और देखना बाकी है। रास बिहारी तो चुप रहे, लेकिन क्रोध में विजया का मुंह लाल हो उठा। विलास उसे देखकर बोला, मैंने भी अनेक तरह के माइक्रोस्कोप देखे हैं बापूजी, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग।